देखो यहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो। ये जो फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड है, बहुत सारे मेथड है डीएनए के एक्सट्रैक्शन का, एक यही मेथड नहीं है, लेकिन कॉमन जो यूज हो रहा है उसको हम फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड बोलते हैं। तो एक तरह से ये है क्या चीज़, इसमें इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, इसमें बात क्या है, डीएनए में हमको कहाँ स्टडी करना है, हमको क्या चाहिए। जब तक इस चीज़ को नहीं समझिएगा, इसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा और यहीं पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें है क्या कि डीएनए में क्या चीज़ है। एक्चुअली डीएनए हमको चाहिए क्या, से डीएनए। तो डीएनए हमको कहाँ से मिलेगा, किसी सेल से मिलेगा, कोई सेल होना चाहिए जहाँ से हमको डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो सेल क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या वायरल इन्फेक्टेड सेल हो सकता है। वायरस डायरेक्ट नहीं हो सकता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, कोई ऐसा सेल्स जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो तो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होगा। है उसके लिए हमको डीएनए चाहिए, तो यही ना का सोर्स हो सकता है। अब एनिमल में जब आइएगा तो एनिमल में क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, यही सब सोर्स है। तो हमको जो डीएनए चाहिए उस पूरे सेल में, हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं। सेल में है क्या, प्रोटीन है, लिपिड है, आयंस है, मिनरल है, न्यूक्लियोटाइड्स है, यही ना है। उसको तोड़िएगा तो एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, यही सब है। तो हमको ऐसा केमिकल प्रोसेस चाहिए या ऐसा कोई प्रोसेस चाहिए, मैकेनिकल भी हो सकता है, फिल्टरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि हमको क्या हो, केवल डीएनए मिले और वो भी इंटैक्ट मिले। डीएनए मिले और कैसा मिले, इंटैक्ट, माने उस पर कोई असर किसी चीज़ का नहीं हो, इंटैक्ट डीएनए मिलना चाहिए। अब बाकी जितना चीज़ उस सेल में है, सेल में और भी सारे कंपोनेंट हैं एक्सेप्ट डीएनए, बहुत सारी चीज़ हैं, तो वो सब उस प्रोसेस में हट जाए। उसमें कोई ऐसा प्रोसेस में कोई ऐसा चीज़ नहीं रहे जो डीएनए से इतर हो। हमको यही ना चाहिए, डीएनए एक्सट्रैक्शन का इतना ही ना मतलब है, मतलब डीएनए इन प्योर फॉर्म। डीएनए चाहिए हमको किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, हमको डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए। तो मान लीजिए कि पहला तो इसका जो 3 स्टेप्स जो होगा, ठीक है, अगर इसको ब्रॉडली आप देखिएगा तो इसका 3 स्टेप हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं 3 पार्ट में ये पूरा काम होगा। पहला पार्ट क्या होगा कि जो सेल है, क्योंकि सेल के अंदर अगर ये यूकैरियोटिक है तो वो न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, अगर बैक्टीरिया है तो उसके सेल के अंदर है डीएनए, ठीक है, अगर वायरस है तो वायरल इन्फेक्टेड सेल में है वो। ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो अगर कोई वायरल पे स्टडी कर रहा है, हालांकि जनरली वो एक आधे जगह होता है, बहुत कम जगह होता है, लेकिन जहाँ भी हो रहा है तो वो तो इन्फेक्टेड सेल जो होगा वहीं पे होगा। अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमको प्योर फॉर्म में चाहिए। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पहले उसको क्या तो करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक करने के लिए या तो मैकेनिकल यूज कर सकते हैं, कोई प्रोसेस जैसे बॉटनी वगैरह में होता है, उसमें आप मैकेनिकली उसको तोड़ देते हैं। जैसे प्लांट लाएँ, हम मोटाल एंड पेसल में जाकर पीस दिए उसको। टिश्यू है, टिश्यू में भी होमोजेनाइजर होता है, मशीन होता है एक छोटा सा, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजर्स। होमोजेनाइजर में डाल दिया, उसको पीस देगा एकदम, ठीक है, तो वो ब्रेक कर गया। या फिर उसको केमिकली हम ब्रेक करें, मुझे प्रोटीनेशियस हार्मोन दे, प्रोटीनस हार्मोन दे, या वो केमिकल यूज करे जो उसको तोड़ रहा हो। डिटर्जेंट्स दें, जैसे एसडीएस है, मॉलिकुलर डिटर्जेंट कौन है, एसडीएस, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट जो है वो मॉलिकुलर डिटर्जेंट है, उसको मॉलिकुलर डिटर्जेंट बोला जाता है। तो उसको हम ये कर दें, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब जो हमारे पास मिला, माने होमोजेनाइजेशन या एंजाइम ट्रीटमेंट के द्वारा या केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी मिल रहा है, होमोजेनाइजेशन के द्वारा जो मिल रहा है या मोटार एंड पिसल से पीसने के बाद मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्या चीज़ है, प्रोटीन है, डीएनए है, लिपिड है, सब कुछ है। तो उसमें से अब उसको हमको हटा देना है, डीएनए को छोड़ के बाकी सबको हटा देना है, ठीक है। तो क्या बच गया, डीएनए, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होगा कि अब जिस कंपोनेंट में, जिस पार्ट में डीएनए बच रहा है, ठीक है, उसको हमको प्यूरिफाई करना है। और प्यूरिफाई करके क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है, क्योंकि उसमें और भी केमिकल्स हैं, तो सब केमिकल हट जाए और हमको प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में क्या मिल जाए, केवल डीएनए। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमको किस में यूज़ करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में,
ठीक है। तो ये 3 इसका ब्रॉडली कंपोनेंट्स होता है। और इसमें जब आप एक्सपेरिमेंटली काम करने लगते हैं, जब लैब में आप काम करते हैं, तो हो सकता है कि कोई प्रोटोकॉल एज सच जाके बैठ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हैं और वो जो आपका डिजायर अमाउंट है या जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसके केमिकल को बढ़ाना घटाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप उसी समय एनालाइज कर पाइएगा, उसी समय कर पाइएगा, ठीक है। थियोरेटिकली तो आप पढ़ लीजिएगा, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उसको करने जाइएगा, जब लैब में आप जाइएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, या कुछ केमिकल्स यूज दूसरे भी आप कर सकते हैं उस नेचर का। जैसा हुआ है बहुत जगह लोग अलग अलग केमिकल्स को यूज किया और यूज करके किसी को उसमें अच्छा रिजल्ट आ गया, किसी को नहीं भी आया। सेमी केमिकल, कोई लैब बोल रहा है कि इसमें हमका बहुत अच्छा रिजल्ट है, दूसरा लैब बोल रहा है कि नहीं, इसमें मेरा रिजल्ट जो है उसका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आपको इस पूरे प्रोसेस, केमिकल का तो नेचर पता होना ही चाहिए, जो कि हम लिखवा चुके हैं, आपको लिखवाया ना कि फेनॉल का क्या नेचर है, क्लोरोफॉर्म का क्या नेचर है, अल्कोहल का क्या नेचर है, सॉल्ट का क्या नेचर है, हम लिखवाए हुए हैं। तो इसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, किस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो इसका नाम इसीलिए दिया गया फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड कि मेन जो डीएनए सेपरेशन हो रहा है, और सब तो अलग अलग है, लेकिन ये डीएनए रिमेनिंग बायोकेमिकल कंपोनेंट जो सेल के हैं उससे जो सेपरेट हो रहा है, दैट सेपरेशन और दैट मतलब सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेलुलर डिब्रीज इज डिटरमाइंड बाय द फेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। इसीलिए इसको मेन बोला गया कि इट इज़ द फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड, ठीक है। हो सकता है होमोजेनाइजेशन के बाद कहीं कहीं फिल्टरिंग हो जाता है, कहीं क्या करते हैं फिल्टर कर देते हैं, कहीं पे सीजियम क्लोराइड को हम यूज कर देते हैं, देखिएगा। तो अलग अलग मेथड्स इसके हैं, बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं। तो हम लोग लैब में इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके हर एक चीज़ को आपको देखना और समझना पड़ेगा। ये कंपोनेंट हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने आपको बोला था कि सेल लाइसिस सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग डीएनए, सबसे पहले आप क्या बनाए हुए हैं, एक सेल लाइसिस सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट है जहाँ पे आप सेल लाइसिस किए, जिसका आपको डीएनए चाहिए, जहाँ से आपको डीएनए प्राप्त करना है, जिस टिश्यू से, जिस सेल से, जहाँ से, ब्लड से, टिश्यू से, क्लोटेड ब्लड वहाँ से, जहाँ से भी आपको प्राप्त करना है, उसको आपने क्या किया, लाइसिस किया, सेल लाइसिस सॉल्यूशन आपने एक बनाया। यहाँ पे लाइसिस बफर यूज होगा, डिटर्जेंट यूज होगा, देखा थोड़ा सा हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सेल लाइसिस बफर जो आप यूज कर रहे हैं, इस सेल लाइसिस बफर को आप एक इपेंडॉफ, जनरली जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इपेंडॉफ, या ऑफ कर, इस जो सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे इसको आप लिए और एक कॉमन नाउ ए डेज जो आजकल लैब में यूज हो रहा है आजकल, वो है कि फिनाइल क्लोरोफॉर्म और आइसो एमाइल अल्कोहल को 25:24:1 में आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। बट ए नंबर ऑफ लैब्स रिपोर्टेड, बहुत सारा ऐसा लैब है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज द फेनॉल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोएमाइल, बट यूज सिंपली द फेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन 1:1 रेशियो, इन 1:1 रेशियो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें, इन 1:1 रेशियो में आप फेनॉल और क्लोरोफॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो यू शुड गेट द प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। एंड व्हेन you centrifuge it. One thing more here, in your paper, आप बहुत सारे पेपर देखिएगा जो लो स्तर का होगा, हम साफ साफ बोल रहे हैं, विच हैज़ द लो क्वालिटी, तो वहाँ पे वो आरपीएम वैल्यू यूज करता है। क्या वैल्यू करता है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। लेकिन आरपीएम इज नॉट एक्यूरेट यूनिट to represent the force created on the particular biochemical molecules. That is the RCF. वो क्या है, RCF, and that is G, value of G, वहाँ पे वो G लिखा रहेगा। और RCF represents the force created on the
particular molecules by the centrifugal field with respect to the gravity. With respect to the gravity. इसीलिए इसको हम यहाँ पे G यूज करते हैं. आगे हम बतलाए हुए हैं इस स्लाइड में. यहाँ पे आइएगा तो पता चल जाएगा, हम बतलाए हुए हैं. तो दिस वन ये हम बतलाए भी थे कोर्स वर्क वाले में भी, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बतलाए थे. तो ये जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, एंड व्हेन सेंट्रीफ्यूज इट, अब इसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो जी वैल्यू होगा वो पेपर में अलग अलग होता है. वो जी वैल्यू अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नाउ इस हम पहले भी समझाए हुए हैं कि इट इज सेपरेटेड इनटू द 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट में बट रहा है. मतलब फेज सेपरेशन, इसको क्या बोला जा रहा है? फेज सेपरेशन. ये फेज को सेपरेट कर रहा है. किसके फेज को? सेल लाइसिस सॉल्यूशन जो डीएनए को कंटेन किए हुए है उसके फेज को 3 पार्ट में ये क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है. दैट इज द एक्वस फेज, इंटरफेस एंड ऑर्गेनिक फेज. 3 फेज है. द ऑर्गेनिक फेज इज फॉर्म बाय मेनली फेनॉल. ये किससे बन रहा है? फेनॉल से. And the interface is mainly formed by the isoamyl alcohol. ठीक है? The chloroform, the some part of chloroform is present, mostly part of the chloroform is present in the organic phase, and some part is also present in the aqueous phase. उसे इसके aqueous phase में भी रह सकते हैं. ठीक है? The organic phase is responsible for the neutralization and dissociation of the all proteinous components. जितने भी प्रोटीनस कंपोनेंट है उसको ये ले लेगा. ठीक है? एंड द प्रोटीनस कंपोनेंट को तो ये लेगा ही लेगा, और कुछ लिपिड के कंपोनेंट्स को भी ये लेगा. एंड सम लिपिड कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंटरफेस रीजन. वो कहाँ पे रहेगा? इंटरफेस के रीजन में. एंड दैट इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉगी लाइनिंग. ये लगेगा जैसे एक साबुन के 2 साबुन के बीच का जैसे रहता है. तेल अगर आप डाल दिए तो एक ऊपर चला गया साबुन का, एक नीचे चला गया झाग वाला, थोड़ा पानी वाला, उसी तरह से बीच में ये दिखलाई देता है. दैट इज द इंटरफेस. ठीक है? नाउ द एक्वस फेस कॉन्टेन द न्यूक्लिक एसिड. ये जो एक्वस फेस है वहाँ पे क्या है? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है? दैट मीन्स इट इज द सुपरनेटेंट. ये क्या है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? It is the supernatant. That means supernatant contains the DNA. इसके supernatant में क्या है? DNA है. तो now we have no need of this part. अभी ये जो part है that is interface and organic phase, उसका अब हमको कोई मतलब नहीं है, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है. Now we remove the supernatant. हम इसको कहाँ कर लेंगे? supernatant को दूसरे इपेंडॉर्फ, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इपेंडॉर्फ. वो ट्यूब हम नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? इपेंडॉर्फ. जनरली जो कॉमनली यूज होता है वो 2 ml इपेंडॉर्फ हम यूज करते हैं. 1.5 भी होता है और 2 भी होता है. तो जनरली हम कितना का यूज करते हैं? 2 ml का. 2 ml इपेंडॉर्फ कॉमनली यूज किया जाता है. कभी कभी 1.5 भी यूज किया जाएगा, बहुत छोटा सैंपल है तो 1.5 भी यूज होता है. और यहाँ पे जब लाएंगे तो इस सुपरनेटेंट में अब क्या चीज़ है जो हम ले रहे हैं? यहाँ पे क्या हो सकता है? सम पार्ट ऑफ फेनॉल्स. कुछ इसके फेनॉल्स हो सकते हैं, कुछ इसके फेनॉल्स हो सकते हैं. अगेन इट ट्रीटेड विद द इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म. इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म हम से फिर ट्रीट करेंगे. एंड नाउ वी अगेन रिमूव द सुपरनेटेंट. यहाँ पर लिखे हुए हैं सुपरनेटेंट. फिर इसके सुपरनेटेंट को हम तीसरे बार ले जाएंगे. ठीक है? एंड देन फिर अगेन सेंट्रीफ्यूज. इसको हम क्या करेंगे? फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे. और इस सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सुपरनेटेंट बचा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज सेटल डाउन. क्लोरोफॉर्म कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली एक्वस जो वाटर कॉन्टेनिंग है उससे थोड़ा हेवियर होगा. तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे. अगेन वी कलेक्टेड द सुपरनेटेंट इन अनदर इपेंडॉर्फ. इसको हम कहाँ पे लेके चले गए? मतलब दूसरे इपेंडॉर्फ में. अब यहाँ पे जो इपेंडॉर्फ में हम लेके आए, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. बट in the process, if you neutralize the RNA and the cell lysis
सॉल्यूशन मैंने सेल लाइसिस हम बना रहे हैं, वहाँ पे अगर हमने आरएनए को या इस स्टेज के पहले हमने आरएनए को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो उसमें आरएनए नहीं होगा। एंड फॉर दैट पर्पस वी कॉमनली यूज द डीएनए फ्री आरएनएज एंजाइम, डीएनए फ्री आरएनएज एंजाइम, ठीक है, कमर्शियली मिलता है वो, तो वहाँ पे उसको हम यूज करते हैं। अगर वो यूज नहीं करेगा तो क्या होगा, वो डीएनए को भी लाइज कर देगा तुरंत। केवल न्यूक्लियस अगर आप यूज कर लिए तो डीएनए आरएनए दोनों को लाइज कर देगा। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डीएनएज फ्री आरएनएज एंजाइम। तो अगर कुछ आरएनए वहाँ पे है, मैसेंजर आरएनए वगैरह है, तो वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो अब ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बचा मतलब सुपरनेटेंट, उसमें है क्या, डीएनए और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का कुछ सॉल्वेंट्स हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ पार्ट हो सकता है, और कुछ पहले जो हम बफर वगैरह यूज किए थे, जो सॉल्ट्स यूज किए थे, वो कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो कंपोनेंट बचा, जो सुपरनेटेंट बचा, उसको क्या करना होगा, इसमें अब जो डीएनए है उसको हमको क्या करना है, वहाँ से जितने भी केमिकल्स हैं उसको डीएनए से अलग होना चाहिए। दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए कंपोनेंट एंड डीएनए कन्वर्ट्स इनटू द प्रेसिपिटेट। उसको हमको प्रेसिपिटेट करा देना है पिलेट्स के फॉर्म में। कैसे करा देना है, पिलेट्स, वी नो इन द फॉर्म ऑफ द पिलेट्स। प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है पिलेट्स। द डीएनए कन्वर्ट्स इनटू द पिलेट्स, उसको हमको ड्राई करना होगा पिलेट्स का फॉर्म में। तो ये यहाँ से एक इसका अलग कंपोनेंट शुरू होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए बाय द सॉल्ट एंड अल्कोहल। तो दिस प्रोसेस इज सेम, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोसेस सेम होगा। कोई भी आपका सोर्स हो, जितना भी आप सोर्स ले लीजिए, दिस प्रोसेस आर सेम, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, समटाइम्स अभी हम बोल रहे हैं कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसो एमाइल अल्कोहल इज यूज्ड बाय सम वन, एंड कुछ इसको यूज नहीं करते हैं, दे डायरेक्टली यूज द फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन 1:1 रेशियो। सम वन यूज्ड एट फर्स्ट फिनॉल, देयर आफ्टर दे यूज द क्लोरोफॉर्म। फिनॉल से पहले ट्रीट कर देगा, फिर वो क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करेगा उसके सुपरनेटेंट को, फिर क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करेगा, फिर उसके सुपरनेटेंट को लेगा। तो हियर सम प्रोसीड्यूरल वेरिएशन मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम वन लेबोरेटरी टू अनदर लेबोरेटरी, बट कॉमनली ये पार्ट आपका कांस्टेंट होता है, वो किसी भी लेबोरेटरी में यूज हो। क्लियर? अब यहाँ पे जो इंटरफेस है, एक इंटरफेस आ रहा था। इंटरफेस व्हेन यू यूज द पिपेटिंग और व्हेन वी गेट द पिपेटिंग, और हम पिपेटिंग करते हैं, तो इंटरफेस का वो पार्ट जो कि एक्वस फेस से जुड़ा हुआ है, द पार्ट ऑफ द इंटरफेस विच इज एसोसिएटेड विद द इंटरफेस, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। उसको हम छोड़ देते हैं इस डर से कि इंटरफेस का कोई इम्प्यूरिटीज मेरे सुपरनेटेंट में नहीं आ जाए, इस डर से उसको हम छोड़ देते हैं। तो दे कॉन्टेन सम अमाउंट ऑफ डीएनए, वहाँ पे क्या है, कुछ तो डीएनए होगा, कुछ वैल्यू डीएनए का होगा, एंड दैट मतलब उस डीएनए को जब हम छोड़ रहे हैं तो वो मेरा जो फाइनल जो फिलेटिंग होगा वहाँ पे उतना डीएनए का हमको लॉस होने लगता है, ठीक है। तो इसके कुछ दिए गए हैं कॉज, माने कुछ उपाय दिए गए हैं, लेकिन वो उपाय थोड़ा महंगा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए कॉमनली उसको अभी तक छोटे लेबोरेटरी में, माने हम लोग का लेबोरेटरी छोटा ही है, कोई अभी जब जैसे जन्म लिया वैसे अभी जन्म लिया हुआ है ये लेबोरेटरी, तो बड़े बड़े लेबोरेटरी में यूज होता है वो चीज़, ऐसे हम बतला दे रहे हैं, लेकिन ये कॉस्टली भी है और थोड़ा सा प्रिकॉशन ये करना पड़ता है। तो सो इट इज़ नेसेसरी टू पिपेट विथ प्रिकॉशन। आप जब पिपेटिंग करिए तो उसको प्रिकॉशन से करें, और यू मस्ट ट्राई टू गेट एज मोर एज द एक्वस सोल्यूशन, जितना आप एक्वस सोल्यूशन उसको ले सकते हैं उतना आप लीजिए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसके इंटरफेस का कोई पॉइंट आप उठा लीजिए, तो वहाँ वो भी गड़बड़ी हो जाएगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द इम्प्यूरिटीज़। वहाँ पे जैसे उसको पिक करिएगा तो वो इम्प्यूरिटीज़ दे देगा तुरंत, तो आपका पूरा मेहनत जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो सो इंटरफेस समटाइम्स इट कॉजेज लॉस इफ नॉट पिपेटेड प्रॉपरली। अगर आप इसको प्रॉपरली पिपेटिंग नहीं कर रहे हैं तो इट विल क्रिएट सम लॉस ऑफ द डीएनए, एंड फॉर द
मतलब more efficient pipetting, two companies. One is the Eppendorf. Eppendorf is the name of the company. ये Eppendorf आप कोई भी बोलते हैं, और ये कंपनी भी अपना एक नाम रखे हुए Eppendorf, और ये बहुत मतलब बहुत प्रोडक्शन है इसका, मॉलिकुलर में केमिकल भी प्रोड्यूस करता है, इंस्ट्रूमेंट भी प्रोड्यूस करता है। आपका जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है Eppendorf कहेंगे, देखिएगा उस पर लिखा होगा Eppendorf। तो Eppendorf ऑफर्स ए प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज रेफर्ड एज द फेज लॉक जेल। फेज लॉक जेल यानी इस फेज लॉक जेल को अगर उसमें आप डाल दीजिएगा तो, और उसके बाद जब उसको आप क्या करिएगा, सेंट्रीफ्यूज करिएगा, तो वेयर द इंटरफेस इज फॉर्म्ड इट बिकम्स रिजिड। ये क्या हो जाएगा, रिजिड, एक बहुत मजबूत बाउंड्री क्रिएट कर देता है। एंड देन यू पिपेटिंग, अगर आप पिपेट कर रहे हैं तो उसके बाद वो इंटरफेस को आने ही नहीं देगा, रोक देगा तुरंत पूरे को। बट इट इज कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली है। Eppendorf offers a product called phase lock gel for separation, forms a thick stable layer between two phases, aqueous phase and organic phase. Aqueous phase and organic phase के बीच में ये बनाता है, but it is cost effective. ये क्या है, cost effective है, ठीक है। Second one is greasing. The other product is silicone vacuum grease. It is referred as the greasing. ग्रीस जैसे होता है, ग्रीस समझ रहे हैं ना, गाड़ी उड़ी में जो लगता है, वही शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। द अदर प्रोडक्ट सिलिकॉन वैक्यूम ग्रीस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं आइसोएमाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्मोफेनॉल डालकर, तो उसमें इसको डाल दिया जाता है। बट इट्स क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स वेरिएशन फ्रॉम वन ट्रायल टू अनदर ट्रायल। एक दूसरे में नहीं, एक से दूसरे ट्रायल में भी ये क्या करता है, एक से दूसरे के प्रोसेस में भी ये क्या करता है कि अपने अमाउंट का वो वेरिएशन करने लगता है। तो सो एट फर्स्ट यू शुड डिटरमाइन द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द ग्रीस यूज्ड ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट काम होने लगता है कि आप उसमें बहुत सारे आपके मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस बर्बाद हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी एक ड्रॉबैक है कि द अदर प्रोडक्ट सिलिकॉन वैक्यूम ग्रीस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इट्स प्रॉपर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय द ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर जब आप करते हैं तब उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी आपका डिटरमाइन होता है, बट इट विल टेक टाइम। अब वो टाइम लेगा, प्रोसेस लेगा, वेस्टेज ऑफ सम केमिकल्स के वेस्टेज कराएगा, आपके वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स। तो जनरली ये जो प्लांट या बैक्टीरिया वगैरह पे जब आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बैक्टीरिया ग्रो करा के रखे हुए हैं, जितना मन करिए यूज करिए। प्लांट है तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए तोड़ कर जितना मटेरियल लाना है लाइए। और प्लांट का जो एक्सट्रैक्शन होता है इट इज़ रिलेटिवली लेस, इट हैज़ रिलेटिवली लेस कॉस्ट, उसका थोड़ा कॉस्ट कम होता है एनिमल वाले से, एनिमल में थोड़ा ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। तो दीज आर द नेचर ऑफ द इंटरफेस, दीज आर सम लेबोरेटरी प्रोसीड्योर्स जिसको आप यूज करते हैं, कुछ लेबोरेटरी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट कॉमनली इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट द सुपरनेटेंट विथ प्रिकॉशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हाथ अपना बैठाएं पिपेटिंग पे, और एक बैलेंस पिपेट लेके आप सुपरनेटेंट लें, ऐसा नहीं कि नीचे वाला आ जाए। थर्ड वन इज सॉल्ट, क्योंकि जो आप सेकेंड स्टेज यूज कर रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन वाला जब यूज कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे सॉल्ट और अल्कोहल यही दो मेन रूप से, मुख्य रूप से यूज होता है। और सॉल्ट का क्या काम है, सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, हमने पहले ही बतला दिया है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और दूसरा क्या करता है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, ये उसका काम है सॉल्ट्स का। देन a number of salts are used from one to another laboratories, अलग अलग सॉल्ट्स यूज होते हैं या लोग करते हैं, ठीक है। तो उस सॉल्ट्स का जो नेचर है इट डिपेंड्स ऑन द डीएनए कॉन्सेंट्रेशन, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है उसके अनुसार डिपेंड करता है। और दूसरा कि फर्दर जो इसका हम यूज कर रहे हैं, जो कहने का मतलब कि हम एक्सट्रैक्शन का जो स्टेप यूज किए हुए हैं,
मतलब डीएनए का जो एक्वा सॉल्यूशन बनाने का जो यूज किए हुए हैं, वहाँ पे हम क्या क्या यूज किए हुए हैं, क्योंकि उसमें के भी उसका भी कुछ कंपोनेंट क्या होगा, दे आर प्रेजेंट इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो वो सब को हमको क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना है। तो फर्स्ट जो है वो है सोडियम एसीटेट जो यूज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब यूज होता है, इसमें से कुछ यूज होता है। हो सकता है एक ही को यूज हो सकता है 2 यूज हो, ऐसा नहीं है कि सब यूज होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेशियम, हाँ पोटेशियम क्लोराइड को यूज करेंगे, या सोडियम क्लोराइड भी कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को करेंगे या सोडियम क्लोराइड को करेंगे, बाकी हम लोग के अभी उसका मतलब नहीं है। लेकिन सोडियम एसीटेट क्या होगा कि 0.3 mDNA सॉल्यूशन अगर बन रहा है, जो हमने बनाया है शुरू में, अगर हमको अंदाजा है, if you calculated and estimated that the solution, aqueous solution has the 0.3 mDNA solution, then we use the sodium acetate। तो वहाँ पे हम कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे, सोडियम एसीटेट। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेलाइन सॉल्यूशन यूज्ड, इट इज कॉमनली यूज्ड। जैसे कॉमनली जनरली इन द बैक्टीरियोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन, जैसे बैक्टीरिया वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या प्लांट वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सोडियम एसीटेट को हम यूज करते हैं। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या बोल रहा है कि 0.2 mDNA सॉल्यूशन, दैट इज लेस देन द 0.3, ये उससे थोड़ा कम है। तो जनरली एनिमल वगैरह का जब हम एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं तो उसको हम यूज करते हैं क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि 2 बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं एनिमल्स में, एनिमल का जब हम डीएनए का जब एक्वा सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसिस बफर, सेल लाइसिस बफर का जब हम निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम एसडीएस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसडीएस। और जब हम एसडीएस यूज करेंगे तो वी हैव सम chemical which is responsible for the neutralization of the SDS in later on। हमको वैसा कुछ चाहिए जो आगे चल के उस SDS को क्या करे, उस सॉल्यूशन से बाहर करे, न्यूट्रलाइज करे। एंड देन सोडियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द SDS। सोडियम जो क्लोराइड होगा वो SDS को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इफ डीएनए सॉल्यूशन कंटेन्स SDS soluble in 70% अल्कोहल। तो यहाँ पे दोनों बातें आ रही हैं। दूसरी बात, पहली बात क्या आ रही है कि एसडीएस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दूसरी बात क्या आ रही है कि अपने आप भी जो आगे का हम प्रोसेस करेंगे वहाँ पे इस प्रोसेस में, मतलब प्रेसिपिटेशन वाले प्रोसेस में या पिलेटिंग वाले प्रोसेस में, वहाँ पे हम 70% अल्कोहल यूज करते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, 70% अल्कोहल यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों बातें हो रही हैं। सोडियम क्लोराइड इज itself responsible for the मतलब क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ द SDS from the solution, as well as sodium chloride itself is neutralized by the 70% alcohol। तो दोनों काम यहाँ पे, दोनों पर्पस मेरा यहाँ पे सॉल्व होता है। Why so we use the sodium chloride in the laboratory। Third one is the ammonium acetate। अमोनियम एसीटेट क्या है कि it is used for the if the DNA concentration is 2.5 mDNA सॉल्यूशन। ये ज़्यादा हो गया, 2.5 mDNA सॉल्यूशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये कॉमनली जब ज़्यादा डीएनए ये वगैरह यूज होगा वहाँ पे यूज होगा। एंड यूज फॉर, या कहाँ के लिए यूज हो रहा है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जैसे DNTP न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स अप टू 30 बेस पेयर्स, ठीक है। तो खास करके जब वायरस वगैरह का जब हम स्टडी करते हैं, या चेपरॉन या कुछ ऐसा जहाँ पे हमको ये उम्मीद हो कि ये छोटा छोटा यहाँ पे बेस पेयर्स होगा लेकिन नंबर में ज़्यादा होगा, छोटा छोटा होगा लेकिन नंबर में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2.5 mDNA सॉल्यूशन का इसका स्ट्रेंथ क्या है, 2.5 m। तो वहाँ पे हम इसको यूज करेंगे क्या चीज़, अमोनियम एसीटेट। फोर्थ वन इज द पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या है कि खास करके जीनोम का जब हम स्टडी करने लगते हैं, जैसे हम अपना सेल, हम लोग अपना जैसे ह्यूमन का निकाल रहे हैं, तो इन ह्यूमन बीइंग्स जनरली 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। 3/2 billion nucleotides are present। Genome, that means the genome represents the haploid number of gene।
जीनोम का सीधा सा मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट द हैप्लॉइड नंबर ऑफ जीन्स, ये जीन के हैप्लॉइड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हैप्लॉइड नंबर कॉन्टेंस द 3.2 बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत ज़्यादा हो गया। एंड इन विच, इतना बड़ा है, बट ओनली द 40 to 45% न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑपरेटिव, इतना ही ऑपरेटिव होता है। इन विच ओनली 10% आर वर्किंग एट द टाइम, rest the 50 to 55% are present as a junk DNA. Remaining are present in the form of the repetitive sequence or satellite form or multiple genic forms. They are all, और उसको क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसपोजोन्स, ये जो भी हम बोल रहे हैं उसको, ये इंट्रॉनिक सीक्वेंस, रेगुलेटरी सीक्वेंस, लाइक दिस। तो ओनली 10% जो है वही काम करता है। तो दिस इज द लार्ज, यहाँ पे क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी। तो वाई सो पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड। एंड हियर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, व्हेन वी कम्स इन द प्रेसिपिटेशन एंड इफ यू कंसिडर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसडीएस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ, लाइक द सोडियम क्लोराइड। हियर प्रेसिपिटेटेड इन लार्ज क्वांटिटी इन आइसोप्रोपानॉल न्यूट्रलाइजेज एसडीएस। ये एसडीएस को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, नहीं, खुद अपने न्यूट्रलाइज हो रहा है आइसोप्रोपानॉल से। तो वन, वी ऑलवेज यूज वन एल्कोहल इन द लेटर ऑन पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वहां पे एक एल्कोहल हम यूज करते ही करते हैं। क्यों यूज करते हैं? फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एल्कोहल यूज करते ही करते हैं। और दूसरा उसका कारण क्या होता है कि अल्कोहल को जो हम छोड़ देंगे तो अल्कोहल इवेपोरेट, अपने ही वो उड़ जाता है, क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो अपने उड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम यूज करते ही हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या कर रहा है कि प्रेसिपिटेट ए इन लार्ज क्वांटिटी इन आइसोप्रोपानॉल, वहाँ पे कर रहा है, और ये एसडीएस को न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। क्लियर? हाँ, उसमें एक और छूट गया हमको लगता है, लिथियम क्लोराइड भी यूज होता है। In some work, lithium chloride is used, and lithium chloride is particularly used for the RNA separation. But RNA को तो हम यूज करते हैं, RNA में यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में यूज करते हैं, बट नेवर यूज फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो डीएनए पॉलीमरेज पे उल्टा एक्शन कर देता है। लिथियम का जो क्लोराइड होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के एक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए उस पर हम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का हम यूज करें, मतलब रेट्रोवायरस वगैरह का अगर वर्क हो रहा हो या रेट्रोवायरस से रिलेटेड कुछ वर्क हो रहा हो, तो वहाँ पे उसको हम यूज नहीं करते हैं। दैट इज ए लिथियम क्लोराइड। कुछ लेबोरेटरी में वो भी यूज होता है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अल्कोहल, क्योंकि हम अल्कोहल को यूज कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन में। तो अल्कोहल में जो कॉमन यूज हो रहा है, जो कॉमनली हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, वो क्या है, इथानॉल। वो क्या है, इथानॉल। इथानॉल जो होगा वो कहीं कहीं हम एब्सोल्यूट भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है ये बहुत कॉस्टली होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल आया है अपने भी लैब में, 2 या 3 डब्बा वो मोल बायोजिन वाला दिया है, देखिएगा, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल लिखा होगा, तो वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा कम यूज होता है, या इसको हम यूज करते हैं तो अल्कोहलिक डीनेचर्ड जो होता है, सॉरी एसीटोनिक डीनेचर्ड जो अल्कोहल होता है उसको हम यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। लेकिन इसको हम यूज करते हैं, या 70% अल्कोहल यूज करते हैं, इसको हम 70% में कन्वर्ट करते हैं। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हमेशा याद रखिएगा। ये सब समझती है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब नहीं समझते तो समझा देंगे, कल आइएगा, कल बताएंगे उसको। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड अल्कोहल फॉर द प्रेसिपिटेशन एंड कैन बी इजीली इवेपोरेटेड, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इवेपोरेट भी कर जाएगा। यानी उसको प्लेट में बनाया और वो अपने आप इवेपोरेट कर देगा। एसीटोन डीनेचर्ड इथानॉल इज ऑल्सो सुटेबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। उसको जब आप यूज करिएगा तो ये प्रेसिपिटेशन में यूज करता है। सेकेंड वन इज आइसोप्रोपानॉल। सेकेंड क्या है, और अभी हम यहीं पे बदलाए हैं, देखिए इसको, देखिए
यहाँ पे जब आप यूज कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप सोडियम क्लोराइड यूज किए हैं तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 70% अल्कोहल, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज वेल एज द SDS। बट इफ यू यूज द पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे हम पोटेशियम यूज कर दिए, नाउ द प्रेसिपिटेशन इज लार्ज इन आइसोप्रोपानॉल, तो यहाँ पे अल्कोहल क्या हो गया, आइसोप्रोपानॉल। एंड सपोज इफ यू यूज हियर द पोटेशियम क्लोराइड हियर इज द अल्कोहल, देन इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो ये सब समझना जरूरी है कि उसको हम क्या यूज करें, या हो सकता है दे भी दे ओके देन ओके। लेबोरेटरी में ऐसा नहीं है, अगर वो रिजल्ट दे रहा है तो दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइसोप्रोपानॉल यहाँ पे देखिए है, तो आइसो हियर सम पार्ट्स आर रेफर्ड हियर। ये आइसोप्रोपानॉल जब आप यूज कर रहे हैं तो इट इज मोर इफेक्टिव देन द इथानॉल। बोल रहा है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे, इथानॉल से। अभी तक जो लिटरेचर है, द लिटरेचर अवेलेबल लिटरेचर सजेस्टेड दैट द आइसोप्रोपानॉल इज मोर इफेक्टिव देन द इथानॉल in the precipitating of the nucleic acids. Nucleic acids is precipitated more rapidly and more accurately than the ethanol. 0.6 to 0.8% at room temperature. Concentration is also very less. बहुत ज़्यादा ये बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि 0.6 to 0.8% isopropanol is sufficient. Remnants of isopropanol can be provided difficulties in removal. यहाँ पे एक समस्या फिर आया, क्या आया कि जो आइसोप्रोपानॉल, इथानॉल इज इवेपोरेटेड इजीली, बट आइसोप्रोपानॉल क्या बोल रहा है कि इट इज इवेपोरेटेड विद द डिफिकल्टीज, इट इज इवेपोरेटेड विद द डिफिकल्टीज। ये कुछ डिफिकल्टीज है इसको इवेपोरेट करने में, सो इट इज ट्रीटेड विद द 70% इथानॉल। तो उसको हम क्या करें, उस आइसोप्रोपानॉल से उसको प्रेसिपिटेट कर दिए, एंड देयर आफ्टर वी ट्रीटेड इट विद द 70% अल्कोहल, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट विद द 70% अल्कोहल, आइसोप्रोपानॉल एज वेल एज द 70% अल्कोहल आर इवेपोरेटेड। वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। थर्ड वन इज ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इसका वर्क प्लान अलग हो जाता है, ऐसे हम लिख दिए, इट इज बॉटनी वगैरह में, प्लांट वगैरह में यूज होता है। सुटेबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ DNA बट नॉट यूज्ड कॉमनली, ये कॉमनली यूज नहीं होता। इसे आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज़ नॉट यूज कॉमनली। एक्सपेरिमेंट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में इसकी उतनी यूज नहीं होती। एंड फोर्थ वन इज रिसेंटली रिपोर्टेड बाई सम वर्कर्स, दैट इज द डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर इट इज कंसिडर्ड एज मोर इफिशियंट देन अल्कोहल। ये अल्कोहल से ज़्यादा इफिशियंट माना गया है, बट इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इट इज टॉक्सिसिटी, इट हैज़ द टॉक्सिसिटी, इसको टॉक्सिसिटी भी है। इट इज़ मोर डेंसर, तो जब आप वर्क करेंगे, इवेपोरेटिंग है, इवेपोरेट करता है, मोर डेंसर, इवेपोरेट करके नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स टू यूज इन द कॉमन लेबोरेटरी। तो ये प्रॉब्लम करता है, टॉक्सिसिटी है इसमें, इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉमन लेबोरेटरी में हम यूज नहीं कर सकते हैं, वेयर द सुटेबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रॉपर वर्किंग in the diethyl ether used for the removal of remnants of phenol। अब यहाँ पे इसको एक और प्रेसिपिटेशन तो कर ही रहा है, लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि इन द प्रोसेस, इन द सेकेंड प्रोसेस, जो आप दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ फेनॉल रह गए, कुछ क्लोरोफॉर्म रह गए, और उसके कुछ और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर रह गए, तो उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको ये क्या करेगा, हाँ, डाइइथाइल से उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो ये इसका बेनिफिट है कि अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ है इम्प्यूरिटीज, मतलब प्रोसेसिंग का इम्प्यूरिटीज नॉट इन द टर्म ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड एनीथिंग, बट इन द प्रोसेसिंग का अगर कोई इम्प्यूरिटीज है तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई दिक्कत नहीं। पहले ये देखिए तब उसको दिखाते हैं। तो ये तो सेकेंड स्टेज था। अब फिर हम पहले पे आ गए, जो फर्स्ट पार्ट था, लाइसिस। अब ब्लड सेल लाइसिस में, क्योंकि और सबका हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग का जो इन लेबोरेटरी हम लोग को करना क्या है, ब्लड से करना। तो ब्लड, इन ब्लड, जो हम ब्लड में जो DNA प्राप्त करेंगे, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? इन ब्लड, जो हम ब्लड में DNA प्राप्त कर रहे हैं, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे?
आरबीसी में कहाँ न्यूक्लियस होता है आदमी में? इसलिए तो पूछे डब्ल्यूबीसी। जो डीएनए प्राप्त होगा वो कहां से प्राप्त होगा? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए कहां से आ जाएगा? उसको हम प्राप्त करेंगे डब्ल्यूबीसी से। अब यहां पे एक चीज है, बिकॉज द डब्ल्यूबीसी इज जनरली 7,000 to 9,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, यही है। एंड इफ यू वांट टू कलेक्ट मोर एंड मोर डीएनए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए चाहिए, हम एक ही प्रोसेस करें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए मिल जाए, देन व्हाट विल डू, क्या किया जा सकता है इसमें? सोचिए, शोध कर रहे हैं काहे के लिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको डब्ल्यूबीसी चाहिए, यही बात है ना भाई, क्योंकि हमको डब्ल्यूबीसी लेना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी चाहिए, ठीक है। तो इन लेबोरेटरी, अगर आप लेबोरेटरी में रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो सीधे ब्लड लीजिए, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इफ़ यू आर डूइंग सम रिसर्च एंड यू वांट सम मोर अमाउंट ऑफ द डीएनए, तो यू मस्ट कलेक्ट मोर एंड मोर डब्ल्यूबीसी बाय सेपरेटिंग द डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को आप कहाँ से सेपरेट कर लीजिए? आरबीसी से। सेपरेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, आप हीमोलाइसिस कर दीजिए। इफ यू डू द हीमोलाइसिस देन आरबीसीआर, बस आरबीसी क्या हो गया? खत्म, बच क्या गया उसमें? डब्ल्यूबीसी। उसमें बचा क्या? डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी बाय द हीमोलाइसिस यू कैन सेपरेट, और यू कैन ऑल्सो सेपरेट द डब्ल्यूबीसी बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करके आप डब्ल्यूबीसी को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, उसको ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बोलता है। एंड वी कलेक्ट द WBC एंड एडेड इन द RBC, मैंने ब्लड, जो ब्लड है 1 ml, उसमें उसको आप 1 ml बहुत बोल दिए, 1 ml या 2 ml या 10 ml जो भी है, उसमें उसको आप क्या करिए? WBC ऐड कर दीजिए। तो देन यू कलेक्ट द मोर एंड मोर WBC। एंड जब ज़्यादा WBC आ गया, देन 2 केमिकल्स आर हियर, नॉट केमिकल बट सॉल्यूशंस, एक नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन इज द रेड ब्लड सेल लाइसिस बफर। ये क्या है? रेड ब्लड सेल लाइसिस बफर। ये किसको तोड़ेगा? रेड ब्लड सेल को। एंड बाय द यूज ऑफ द रेड ब्लड सेल लाइसिस बफर, दैट इज द 20 मिलीमोल ट्रिस क्लोराइड pH 7.6, ठीक है। इसको जब आप यूज करेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द आरबीसी। आरबीसी को क्या कर देगा? तोड़ देगा, ठीक है। देन यू सेपरेट द डब्ल्यूबीसी। तब वहां से क्या करिए? डब्ल्यूबीसी, एक तो हीमोलाइसिस का बदला है, दूसरा यहाँ पे बदला है, इसको आप सेपरेट कर लीजिए। एंड आफ्टर द सेपरेशन यू एडेड द लाइसिस बफर, मतलब यू टेक द 2 ependorf, collected the blood in the 2 ependorf and treated 1 ependorf with this process, and then the remaining centrifuge it, get the precipitated part and add in the first ependorf. Clear? 2 ependorf आपने लिया, 1 ependorf को आपने क्या किया? treated with the red blood cell lysis buffer, वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसको आपने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। व्हाट्सएवर द जी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड, आप पेपर देख ले, वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए अभी हम जी वैल्यू कहीं क्लोज नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, नहीं बतला रहे हैं। इट मे भी वेरी, ये वेरी कर सकता है। और उस जी वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप क्या करें? यू सेपरेट, देन यू सेपरेट द WBC एंड एडेड इन द फर्स्ट ependorf जिसमें ब्लड है। देन the number of the RBC and concentration, sorry, number of WBC or concentration of WBC is increased, वो ज़्यादा हो गया। And thereafter you treated by the cell lysis buffer, that is the cell lysis buffer. It is responsible for the lysis of the cells. Cells मतलब WBC, वहाँ पे अब क्या है? WBC है। And now the 10 millimole Cl, यही चीज़ है, but the pH is 8. Then it is necessary to learn for the formation of solution with different buffering pH. नेचर यहाँ भी क्या है? 20 मिलीमोल, यहाँ पे है 10 मिलीमोल क्लोराइड,
यहाँ भी क्लोराइड सब कुछ सेम है, मिलीमोल में इसमें अंतर आ गया और दूसरा कहाँ पे आ गया, पीएच में। तो ये यू शुड लर्न फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बफर, ये बफर आपको प्रिपरेशन करना सीखना होगा, ठीक है। बफर बनाने के बाद पीएच कैसे रेगुलेट होगा ये भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज एट फर्स्ट योर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, मतलब जिस स्ट्रेंथ का वो डिमांड कर रहा है वो उस स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनेगा। देन यू रीड द पीएच इन द पीएच मीटर, तब उसको आप पीएच मीटर में उसका पीएच देखिएगा। अगर वो पीएच कम बेसी करना है तो यू शुड ऐड द HCl, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड भी नहीं होना चाहिए, डाइल्यूटेड करिएगा तो फिर वहाँ पे वाटर होगा, इसलिए यूज क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो जो पीएच है उसको आप उसको मेंटेन करिए, ये नहीं कि हावड़ा के डाल दिए बस उल्टे हो जाएगा वो। तो दैट शुड बी मेंटेन्ड। 1 मिलीमोल EDTA, pH 8, 1% weight by volume SDS। Now this solution is referred as cell lysis buffer। ये जो solution बन रहा है it is referred as cell lysis buffer and it is stored in the room temperature, it is stored in the room temperature, but before the working it should be placed in the ice bucket or at the 0 degree level, that should be chilled before the use। जितना आपको यूज करना है थोड़ा सा उसको क्या करें आप बफर में, ये आइस बकेट में डालें या -20 में डालें, जहाँ भी डालना है, 0 में डालिए, AC के फ्रीजर में डालिए, बट इट शुड बी चिल्ड। नाउ द स्टोर द बफर एट रूम टेम्परेचर बट चिल एंड एलिक्वेट टू आइस कोल्ड बिफोर यूज, ठीक है। इन दिस वे इट इज द मेन पार्ट्स वेयर यू शुड टेक द अटेंशन एंड नाउ अब इसके बाद यू शुड गो थ्रू द डिफरेंट पेपर्स। जब आप डिफरेंट पेपर्स की तरफ जाइएगा तो आपको अब ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, ठीक है। आई टोल्ड यू द नेचर ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स एंड व्हेन यू प्रोसेस, जब आप लैब में अब बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे DNA, तो शुरू में ब्लड से नहीं करिए, अगर दिक्कत है तो प्लांटे का करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको करके देखिए कि आपका DNA एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लांट का करिए, कोई मक्खी का करिए, मक्खी को मार दीजिए, मच्छर का करिए, कुछ एनिमल का ही अगर करना है तो मच्छर को मार दीजिए, देखिए उसका DNA आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि डायरेक्ट ब्लड पे करेगा तो थोड़ा माइक्रो लेवल वर्क हो जाता है, यहाँ पे लाइसेंस में प्रॉब्लम होगा। आप डायरेक्ट क्या करिए, आप मच्छर का देखिए ना भाई, मक्खी का देखिए, मच्छर का देखिए, चीटा का देखिए, चींटी का देखिए। यू शुड ट्राई टू extract the DNA because the extraction of DNA most important for the further work। अगर उसको आप सही ढंग से नहीं कर पाइएगा तो आपका जो PCR होगा वो सक्सेस होगा ही नहीं, वो संभव नहीं है कि वो सक्सेस हो जाए। अगर वहीं पे इम्प्योरिटी आ गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड इन द PCR, तो PCR आपका उसका नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। The force created on the body is R omega, R per minute, पर रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या बोल रहे हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। दैट मीन्स हियर द फोर्स क्रिएटेड पर मिनट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ एंड रेडियस, path and radius. Of course, in the centrifugation, omega has no effect, but R varies from machine to machine.
machine to machine. So the force created on the particular point is not actually represented by RPM. If a researcher only mentioned the RPM, ठीक है, 15,000 RPM, 30,000 RPM, that means what is the actual force created on particular body is not mentioned exactly. It only mentioned that the body moves in the path by 20,000 in 1 minute, or 15,000 in 1 minute, or 10,000 in 1 minute, or 3,000 in 1 minute, or what is the actual force. That force is always created with respect to the gravity. With respect to the gravity. Because when the body is moves, it has the two force act simultaneously. On this body, two force act simultaneously. One is G, because the body moves around. That means the G also operative on that particular body. तो वो भी उस पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो उस पर काम नहीं कर रहा है. So the value is represented, this value is represented by in the external form in the form of G. That means the force created on particular body with respect to the gravitational force. With respect to the gravitational force, or G force value. Relative centrifugal force. Why you use the relative? Because it represents the force with respect to the gravitational force. Relative का मतलब ही होता है कि दो का कंपेयर. तो ये इसीलिए बोला गया इसको रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, RCF, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और G force value. Here you represent simply the RPM. Simply the RPM. RPM represent RCF. That it represents the relationship between the RCF and RPM. In some text, कुछ पेपर 11.2 भी लिखता है, कुछ पेपर 11.09 भी लिखता है, but it is actually derived by the paper published in the 1986. 86 में जो पहला जो पेपर आया इस पर, वो 11.17 है. अभी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, इसका अलग डेरिवेशन है, ओमेगा से लेकर चलेगा तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा. ठीक है. तो नाउ RPM इन योर पेपर, इफ यू गोइंग थ्रू ए पेपर, जब आप एक किसी पेपर के तरफ जाइएगा तो या तो ये वैल्यू RPM में होगा या ये RCF में होगा. इफ इट इज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ द RCF, दैट इज रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन इट क्रिएट्स द, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फोर्स. ये एक्चुअल फोर्स आपको बतला देगा. बट इफ इट इज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ द RPM, अगर ये RPM के आधार पे दे रहा है तो देन यू कैलकुलेट इट फ्रॉम द हियर. जैसे आप यहां से कैलकुलेट करिएगा तो आपको वो वैल्यू दे देगा. सपोज इफ यू स्टडी द पेपर and the value is present in the RCF, that means the RCF is not suggested you the RPM value. आपको तो RPM चाहिए, क्योंकि आप तो घुमाइएगा कोई पेपर पढ़ के तो क्या चाहिए आपको, चाहिए RPM. लेकिन अब वहाँ पे पेपर में क्या दे दिया, RCF. तो RCF तो उसको बतलाएगा नहीं. तो देन यू शुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द RPM. तो आपको RPM के वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा उस G वैल्यू से. अब वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज R इज कॉन्स्टेंट फॉर योर मशीन विच इज प्रोवाइडेड इन योर मशीन मैनुअल. मशीन मैनुअल में R का वैल्यू लिखा होगा. ठीक है. इफ R वैल्यू इज नॉट मेंशन, अगर R वैल्यू नहीं मेंशन है, सपोज करिए कि नहीं मेंशन है, ठीक है, देन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द अपर वैल्यू of the tube from the rotor axis and lower value of the tube from the rotor axis. Rotor मतलब the axis on which
हेड इज स्पाइंस, जहाँ पर हेड स्पाइन कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटर। तो वहाँ से उसको आप मिला लें और देन यू एड इट अप एंड डिवाइडेड बाई 2, तो वो एक वैल्यू आपको दे देगा किस चीज़ का, आर वैल्यू, दैट रिप्रेजेंट द आर वैल्यू, वो आपको आर वैल्यू दे देगा। और इफ यू इट इज पॉसिबल दैट यू यूज द सैंपल ओनली एट द टॉप लेवल, माने नीचे, सॉरी बॉटम लेवल, तो देन यू ओनली कैलकुलेट द लार्जेस्ट, जो सबसे दूरी है, मतलब यू डिटरमाइन द आर वैल्यू फ्रॉम द रोटर एक्सिस, रोटर एक्सिस का आप डिटरमाइन कर लीजिए। देन यू गेट दिस वैल्यू, आर वैल्यू, you get this value, G value from the paper, it is the constant and it is the constant, and from this calculation you calculated the RPM value. RPM, that is root under RCF divided by 11.17. Again I am saying that in some books it is mentioned as 11.19, in some books 11.18, in some books or papers 11.2. It represents the variation, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज द एक्चुअल 11.17 इज एक्चुअल एंड इट इज डिवाइडेड बाय द in multiply by the R, and in this way you calculate the value of RPM. If the RPM is present, ठीक है, if the RPM, any paper represent the RPM, then it is very difficult to calculate the G value without considering the or without information of the आर वैल्यू, क्योंकि वो पेपर में तो आरसीएफ दे रहा है, आर तो लिखेगा नहीं कि मशीन का आर कितना है। तो वो पेपर जो है, जब आप व्हेन यू गोइंग टू पब्लिश, मैं आप चाहिएगा कि किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए, तो फिर वो आपसे बोलेगा नहीं, यू कन्वर्ट इट इनटू द जी वैल्यू, आप उसको जी में कन्वर्ट करके हमको दीजिए, क्योंकि उसको वो एक्यूरेट नहीं मानेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल ये वैल्यू है क्या, ये कितना फोर्स को क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ईच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैज़ द इंडिपेंडेंट सेडिमेंटेशन वैल्यू, कितने आरपीएम पे कितना सेडिमेंटेशन लेगा उसका वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है। क्लियर? तो नाउ इन दिस वे यू शुड कैलकुलेट आरपीएम और आरसीएफ इन अदर वे। अभी तो नेट का जमाना है। मर्क ऑल्सो प्रोवाइडेड द कन्वर्सन चार्ट फ्रॉम द आरपीएम टू आरसीएफ। मर्क जो कंपनी है, जो हम लोग का केमिकल भी आया है बहुत सारा मर्क का है, तो मर्क जो है वो इवन के आपका जो पीएच आया है कैप्सूल, वही वो भी मर्क का है। तो मर्क जो है वो एक टेबल प्रोवाइड किए हुए ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आपको आरपीएम मालूम है और आर मालूम है, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू दिए हुए है किसका, आरसीएफ का। तो वहाँ से आप जी वैल्यू, दैट आरसीएफ इज द जी, वही वैल्यू क्या है, जी है। ठीक है।